वेल बेटा, गुड इवनिंग एंड होप यू विल बी फाइन। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। और आज हम लोग फोकस करेंगे 3 अगस्त एंड 4 अगस्त। यानी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 3 अगस्त और 4 अगस्त के संदर्भ में। यानी उस दिन जो अखबार आया उससे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है और क्या क्या क्वेश्चंस तैयार होते हैं करंट अफेयर्स के, जीके के। तो चलिए इसके संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात को समझिए। अब हम बात करते हैं 3 अगस्त और 4 अगस्त के लिए। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जो एक महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया नाम से एक देश है, तो ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू एक महामारी के तौर पर अभी अभी फैलना शुरू किया है। बर्ड यानी पक्षी, बहुत जगह लिख देगा पक्षी फ्लू, और ऐसा पूछा जा चुका है। तो बर्ड फ्लू या पक्षी फ्लू। अब बर्ड को क्या कहते हैं? एवियंस, एवीज। एवीज मतलब उड़ने वाली चीज यानी चिड़िया। तो बर्ड फ्लू की जगह एवीज फ्लू, पक्षी फ्लू, कोई भी शब्द चलेगा। तो कौन से देश में अभी बर्ड फ्लू की शुरुआत हुई है? ऑस्ट्रेलिया में बर्ड फ्लू की शुरुआत हुई है, यानी एवीज फ्लू यानी पक्षी फ्लू। ये याद रखिएगा। अगला है, आपने देखा होगा अमेरिका में साइबर हमला हुआ, साइबर अटैक हुआ, बहुत बड़ा हैकिंग हुआ। यानी हजारों हजार लोगों के कंप्यूटर्स, नेट, डाटा हैक कर लिए गए, उनके वेबसाइट्स वगैरह सब हैक कर लीजिएगा, फेसबुक, ट्विटर सब हैक हो गया। आखिर वो कौन था? तो अमेरिका का ही 17 वर्ष का एक लड़का था जिसका नाम था ग्राहम इवान क्लार्क। 17 वर्ष के एक हैकर ग्राहम इवान क्लार्क नाम के इस लड़के ने मोस्ट ऑफ अमेरिका के वीआईपीज लोगों के अकाउंट हैक कर दिए। ठीक है, और सबके एवज में क्या मांग रहा था कि भाई एक $10, $20, $50 हमें दो, लेकिन किस में दो? बिटकॉइन में, वर्चुअल करेंसीज में पेमेंट करिए तो हम आपको फ्री करेंगे। तो याद रखिएगा, ग्राहम इवान क्लार्क, 17 years old boy, as a hacker who hacked VIP account of America's people. बराक ओबामा, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, ऐसे बहुत सारे लोगों के अकाउंट, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति महोदय के अकाउंट्स हैक किए। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं इंग्लैंड के एक हुए इयान बॉथम, क्रिकेटर हुए, ऑलराउंडर हुए, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स बाय क्वीन एलिजाबेथ II, 1/36। ही वॉज टाइटल इन 2007 नाइटहुड। अब क्या मतलब है? ये सवाल तय है, आना है, गौर से सुनिए। हमने 10 दिन पहले आपको बताया था कि इयान बॉथम जो क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर थे, इंग्लैंड से थे, जो कभी क्रिकेट खेला करते थे, अभी नहीं खेलते, बुजुर्ग हैं। और जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे रिचर्ड, ठीक है, रिचर्डसन, विवियन रिचर्डसन। तो रिचर्डसन और वेस्ट इंडीज के हुए और इयान बॉथम इंग्लैंड के हुए। इंग्लैंड का जो एक कप है क्रिकेट का जिसका नाम था विजडन ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी 1963 से खेला जाता है, जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में खेला जाता है। उसे 2021 से, 20 में तो खेल हुआ नहीं, कोरोना, 2021 से जो ये ट्रॉफी खेली जाएगी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में, इस ट्रॉफी का नाम अब क्या पड़ गया? रिचर्डसन बॉथम ट्रॉफी। तो बॉथम एक यहां पे आया एक क्वेश्चन के लिए। अब आइए दूसरा, कुछ साल पहले 2007 में, आज से 13 साल पहले, इयान बॉथम को ब्रिटेन की महारानी, जो प्रेजेंट में क्वीन एलिजाबेथ II है, एक टाइटल दी। टाइटल, उपाधि क्या दिया? नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, सलमान रुश्दी जो राइटर है उनको भी मिला हुआ है और भी लोगों को मिलता है। तो नाइटहुड की उपाधि पाए और फिलहाल उन्हें नॉमिनेट किया गया है, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है जिसमें 2 हाउस हैं,
लोअर हाउस को आप पार्लियामेंट कहते हैं, और अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और लोअर हाउस को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस, अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों मिलके क्या बनती है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 36 मेंबर अभी नॉमिनेट किए गए हैं, 36 मेंबर नॉमिनेट किए गए। उनमें एक नॉमिनेट हुआ है इयान बॉथम, जो कभी क्रिकेटर रहे। तो इयान बॉथम नाउ नॉमिनेटेड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट्स अपर हाउस। नाइटहुड की उपाधि पहले ही, इयान बॉथम ट्रॉफी का नाम भी पड़ गया। देखा, इस शख्स के साथ 3 क्वेश्चंस लग गए, तीनों मिला के एक इयान बॉथम को लकीर खींच दीजिए कि यहां से एक सवाल आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज है। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। अब हम बात करें, देखिए बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन है NANBAN, नानबन। इट्स ए नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, नानबन, दैट नंबर्स ऑफ, ठीक है, कंफ्यूजियस इंस्टीट्यूशंस रन इन अब्रॉड। समझिए, चाइना का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नानबन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंस्टीट्यूशनल काम करता है और ये एजुकेशन रिलेटेड एक काम करता है। पूरे दुनिया के कई मुल्कों में ये चाइनीज लैंग्वेज मैंडारिन को बढ़ाने के लिए उन देशों में चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाने का काम करवाता है। उसके लिए फंडिंग करता है, इंस्टीट्यूशंस इनडायरेक्टली हैंडल करता है, और इसके थ्रू वो जो है स्पाइंग का काम करता है, जासूसी का काम करता है। ये अंडरस्टैंड हुआ है दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में भी, यूरोप के देशों में भी, और इंडिया भी करीब 6 महीने से इस पर नजर रखी थी, और हाल फिलहाल ये क्लियर हुआ। तो भारत में मुंबई यूनिवर्सिटी और वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई यूनिवर्सिटी और वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों में मैंडारिन की पढ़ाई होती है, जो नानबन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, जिसका मकसद सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज को प्रमोट करके आगे विश्वव्यापी बढ़ाना नहीं, इसके साथ साथ क्या है, स्पाइंग करना, जासूसी करना। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में प्रोहिबिट कर दिया गया है हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी इसको प्रोहिबिट कर दिया है, तो ये ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर? नानबन, ये इंडिया के 2 यूनिवर्सिटी, तो ये वर्ल्ड वाइड इस पर काम चल रहा है चाइना के अगेंस्ट। अब आइए मैं आपको बताऊं, म्याओ म्याओ, ये जो एक शब्द है म्याओ म्याओ, इसके ऊपर अभी क्या सवाल बन रहा है, तो जरा ध्यान दीजिए। स्पेलिंग MEOW, म्याओ, MEOW, म्याओ, म्याओ म्याओ, इट्स ठीक है, याद रखिएगा, इट इज ए स्लैंग नेम ऑफ बाथ साल्ट्स ड्रोन MCAT। ठीक है, MCAT, व्हाइट मैजिक, इट इज केमिकली सिमिलर टू, ठीक है, कैथेनोन, इट्स एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, ठीक है ना, खाट प्लांट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। इट इज ऑल्सो नोन मेथाडेनाइन, मेथियोल, एफेरोन्स, इट इज क्लास इज एम्फेरिटाइन एंड द कैथेनोन। सिंपल बात है, अफ्रीका के कुछ देश में म्याओ म्याओ नाम का एक पौधा है, जो एक जंगली कांटेदार पौधा है। उस पौधे के रस से, फ्रूट से रस निकाल करके ड्रग्स बनाया जाता है, जो बहुत ही हार्ड ड्रग्स होता है, और इसकी बहुत बड़ी तस्करी होती है। और आजकल जो रेव पार्टी होती है, जो कम्युनिटी पार्टी करते हैं, यंग बॉयज़ गर्ल्स पहुंचते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं, इसके अलावे मादकता में जीते हैं। शिकागो जैसा शहर जहाँ पे पार्टियाँ चलती हैं, कहने का मतलब है सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए इस तरह की बहुत सारी पार्टियाँ होती है, जहाज वगैरह पर बहुत माहौल ये सदियों से ऐसा चला आ रहा है। कहने का मतलब है, जब आप ड्रग्स में होते हैं तो आपको होश नहीं होता है क्या करते हैं, और तब आपकी जो मोरालिटी है वो साइड हो जाती है और सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ जाता है, तो आप रिलेशंस बनाते हैं, बाद में फीलिंग में आते हैं।
तो जब नशे के हालत में तो कौन देखता है कि क्या है। तो आजकल के इस तरह के पार्टी में सेक्सुअलिटीज को बढ़ाने के लिए जो है ड्रग्स अगर ले लेगा तो आराम से इस मोरालिटी के चंगुल से बाहर आ जाएगा। तो म्याओ म्याओ नाम के पौधे का ड्रग्स बनाया जाता है और बड़े लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर इसकी तस्करी होती है। भारत में भी ये ड्रग्स बड़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं रेव पार्टी में। तो याद रखना है क्या, म्याओ म्याओ क्या है, एक प्लांट है जिससे ड्रग्स बनता है। ये प्लांट अफ्रीका में पाया जाता है। इस प्लांट में ऐसा क्या होता है जो वो ड्रग्स का काम करता है, नशा का काम करता है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, प्लांट का नाम है खाट, उसी को म्याओ म्याओ कहते हैं। अब कहने का मतलब है इसमें क्या है, मेथेकाथियोनोन, ठीक है, उसी को कहते हैं एम्पेथेमेनॉन या कैथेनॉन। तो कैथेनॉन नाम का जो है ड्रग्स होता है, बनता है ये। तो म्याओ म्याओ बहुत पॉपुलर नेम है, बस म्याओ म्याओ क्या है बस ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट करें। वैसे इसको एम कैट भी कहते हैं, वाइट मैजिक भी कहते हैं। तो म्याओ म्याओ जो एक केमिकल्स है, एक ड्रग्स है जो प्लांट से हर्बल है, उसे एम कैट या वाइट मैजिक भी कहते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, ये खास करके अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जो, उसको गौर से सुनिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक टारगेट फिक्स्ड किया है। ऐसी एनर्जी जिसका पुनर्चक्रण, रिन्यूएबल, पुनर्नवीनीकरण हो सकता है, जैसे सनराइज हीट उसका, जैसे एयर, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ठीक है, इस तरह की टाइडल एनर्जी, ये सब होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जो नेचर उसके रिन्यू करती रहती है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी रिन्यूएबल एनर्जी को माना जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के एक टारगेट है जो फिक्स किया है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, मैक्सिमम इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। कहने का मतलब है जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए सबसे ज्यादा किस स्टेट को वो मतलब फंडिंग कर रही है ताकि वहां पर सबसे ज्यादा डेवलप हो, तो मैक्सिमम इन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका। उत्तर प्रदेश, शौचालय को भी बायोगैस प्लांट से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार बायोगैस प्लांट के संदर्भ में अब शौचालय से उसे कनेक्ट करेगी। कहने का मतलब है जहां बहुत सारे जो कॉमन शौचालय हैं, पब्लिक टॉयलेट है, वहां बड़े लेवल पर इस तरह के गैस डेवलप होते हैं जो हौज में पैक रहता है। अगर उसे कनेक्ट करके बिजली का संयंत्र वहीं छोटे से जगह पर लगा दिया जाए तो उस शौचालय के लिए बिजली वहीं से उपलब्ध हो जाएगी। आसपास के स्ट्रीट लाइट वगैरह जो चीजें, पार्क वार्क अगर है आसपास तो आ जाएगी। तो ये एक सोच है। और अगर सब्सिडी देकर के कहीं गांव घर में भी अगर कोई शौचालय से अपना एक छोटा सा प्लांट लगाना चाहते हैं जहां सेप्टिक टैंक है तो वहां हो सकता है। तो शौचालय से कहने का, जहां सोच वहां शौचालय, जहां शौचालय वहां बायोगैस प्लांट। तो ये चीज है। अब आ गया 5 किलो जो अपशिष्ट होता है, रेसिड्यूरीज होती है, ठीक है, बायो रेसिड्यूरीज, उससे 300 ग्राम गैस बन जाती है। 5 किलो, जैसे गाय का गोबर है, अगर 5 किलो गोबर है तो उससे हम 300 ग्राम गैस, और 300 ग्राम गैस यकीन मानिए, यकीन मानिए, क्या 1 से लेके 2 दिन तक के खाने पक सकते हैं, या एक ही दिन में 3 टाइम का खाना पक सकता है। ये मैं मान के चलता हूं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो एक, अगर आपके दरवाजे पर सपोज एक भैंस गाय या बैल है तो 5 किलो गोबर डंक करती है, जनरली एवरेज ये है। एक दिन का खाना आपका बन जाएगा उसी गैस पर, या फिर उसी गैस से आपके घर की बिजली की जरूरत पूरी हो जाएगी। तो अच्छा है, हमें हर प्रकार से रोजगार सृजित करना है, हम तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कर लें और इंडिपेंडेंट बने रहे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो ये अच्छी सोच। अब आइए, अब जो मैं बात कर रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अरुणिका और अंबिका, टाइप ऑफ मैंगो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश वालों के लिए भी और वैसे भी, और आईएएस में भी ये पूछता है इस तरह का। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उत्तर प्रदेश वाले और आईएएस वाले खास करके ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के संस्थान ने जो है
आम के, मैंगो की दो वैरायटी विकसित किया है। एक का नाम अरुणिका है और दूसरे का नाम अंबिका है। अरुणिका वैरायटी जो है वह दो आम की वैरायटी को क्रॉस ब्रीड करवा के एक तीसरी वैरायटी के तौर पे अरुणिका को डेवलप किया गया। अरुणिका बनी है आम्रपाली और वनराज। आम्रपाली आम का किस्म है और वनराज आम का किस्म है। इन दोनों के टिश्यू से क्रॉस ब्रीड से एक तीसरी आम की वैरायटी अरुणिका बनाई गई है। 1 पॉइंट क्लियर। अंबिका जो है, अंबिका आम्रपाली प्लस एक आम का नाम है जनार्दन। तो जनार्दन और आम्रपाली इन दोनों के आम से क्रॉस ब्रीड करवा के एक तीसरा आम अंबिका बनाया गया है। जनार्दन जो मैंगो की वैरायटी है वो साउथ इंडिया की है। आम्रपाली जो है नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है। और वनराज जो है वह गुजरात क्षेत्र के आम की एक वैरायटी है, वनराज। तो देखा आपने ये दो आम। अब खासियत क्या है जरा गौर फरमाइए। पेड़ छोटा होता है, कम जगह लेता है, ईयरली फ्रूटिंग होती है, प्रत्येक वर्ष फल लगते हैं, स्वाद और रंग अच्छा है, सभी प्रकार के क्लाइमेट में उपयुक्त है। तो बताइए जब हम छोटा सा घर बनाते हैं, लोन लगाते हैं, तो आम वगैरह का पेड़ इसलिए नहीं लगाते कि इतना बड़ा हो जाता है कि मकान को भी दिक्कत देगा, शेड भी डेवलप हो जाएगा, धूप वगैरह भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर इतना ही हो, लीची के पौधे जैसा धीरे धीरे बढ़े तो अच्छा है ना। याद रखिएगा। तो देखा आपने, लखनऊ आईसीएआर दो आम की वैरायटी डेवलप की है। एक किया है क्या, जो बताया था हमने, अरुणिका जो आम्रपाली और वनराज से मिला है। और दूसरा जो है वो क्या है आपका अंबिका, और अंबिका किससे बना है, तो आम्रपाली और जनार्दन से। दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं भागलपुर। बिहार वाले अवेयर हो जाइए। बिहार में भागलपुर, ध्यान दें, भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार कहते हैं। भागलपुर का जो सिल्क है वो टसर सिल्क के नाम से जाना जाता है। सिल्क की 4 वैरायटी होती है, ईरी, मूंगा, मलबरी, टसर। बेस्ट क्वालिटी जो होती है वो मलबरी होती है और टसर जो है उसके बाद की वैरायटी है। तो टसर सिल्क के लिए जाना जाता है भागलपुर। और भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। पुराना नाम इसका था अंगराज और जिसकी राजधानी थी चंपा। तो भागलपुर इज सिल्क सिटी ऑफ बिहार, पहला पॉइंट। भागलपुर डल चादर, बेटा डल चादर के रूप में वहां का सिल्क से बना एक चादर बहुत फेमस है। तो वो सिल्क का चादर जो बहुत हल्का है और गर्मी में भी उसे ओढ़ सकते हैं, सर्दियों में भी। तौलिया बनाइए, गमछा बनाइए, गले में मफलर बनाइए, यूं शॉल रखिए, पट की तरह रखिए, या धोती के तौर पे पहन लीजिए, या चादर तान के सो जाइए। बहुत ही कंफर्ट है, पतला है, हल्का है, वार्म भी है, नहीं भी है, तो बड़ा अनुकूल है। तो डल चादर जो है वह भागलपुर में बनता है और इसमें हजारों बुनकर, 4-5 गांव आसपास का क्षेत्र है उसमें लगे रहते हैं। जैसे नाथ नगर है, चंपा नगर है, पूर्णी नाम का जगह है। तो ये चीजें, और ये हमारे बुनकर लोग लगभग साल में 20 लाख चादर तैयार कर देते हैं। और ये चादर 20 लाख एक्सपोर्ट भी होता है। 10 लाख से ऊपर ये फॉरेन एक्सपोर्ट हो जाता है, खास करके जो मुस्लिम कंट्री है, दुबई है, यूएई है, इन सब जगहों पे। ठीक है। और हम लोग भी अपने घर में रखते हैं, ये चादर रखते हैं टसर से। ठीक है। अभी देखिए, जो 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का पूजन होना था, तो उसमें एक हमारे धार्मिक पुरुष हैं जिनको देवराहा बाबा कहते हैं। देवराहा बाबा के बड़े माइथोलॉजी हैं कि वो जमीन पर पांव नहीं रखते, हमेशा बांस के खंभे के ऊपर एक मचान होता है, उसी पर बैठते हैं। वो कुंभ में भी दिख जाएंगे, हर जगह जहां मेला उला लगता है वहां होते हैं। ठीक है। और वो जो है धरती पर आज तक पांव नहीं रखे हैं, तो मचान पर रहते हैं। और कोई उनसे आशीर्वाद लेने जाता है तो अपना जो है माथा, ये जो है पैर, पैर उसके माथे पे रखते हैं, पैर रखते हैं। जैसे कटप्पा नहीं बाहुबली का पैर अपने ऊपर रखते हैं,
तो पैर से आशीर्वाद देते हैं। बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, राजनेता, राष्ट्रपति सब उसका आशीर्वाद ले चुके हैं। इंदिरा गांधी का आशीर्वाद ले लिए और कहते देवराहा बाबा के रूप में कि पता नहीं ये इस धरती पर कब से हैं, ये इनका मृत्यु ही नहीं होता, हमेशा एक ही उम्र जैसा दिखता है। और उनके अंदर में ये भी शक्तियां हैं कि वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं और एट ए टाइम दो दो जगह देखे गए हैं। ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है, कितनी सच्चाई हम नहीं कह सकते। ऐसे देवराहा बाबा ने पाँच, ठीक है, 25 या 5,000 ये डल चादर मंगाया है, ठीक है, और फिर लड्डू वड्डू मंगाए हैं। जो भूमि पूजन में जितने भी लोग आए हैं गेस्ट, उनको दिया गया, प्लस जो साधु सन्यासी हैं, ऐसे 5,000 साधुओं को उन्होंने वितरित किया है, भेंट किया है। तो हमें ये देवराहा की बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बेटा जब उसको कहानी का रूप दे दिया तो आपको याद होगा। भागलपुर सिल्क सिटी, डल चादर इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट होता है, समझ में आ गया। टसर सिल्क होता है, 4 तरह के सिल्क हैं। टसर सिल्क के लिए भागलपुर जाना जाता है। देखा आपने, तो बिहार के एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है, कोई कांट छांट नहीं हो सकती, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अब अगले पे आते हैं। अगरबत्ती उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता का लक्ष्य घोषित किया है। खपत 1490 टन वर्ष, जबकि उत्पादन 7,000 टन, रेस्ट ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। देखिए कुछ जानकारी आई, अब इसको ऐसे समझिए। ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, किसी को सांत्वना देते हैं, जो अगरबत्ती जलाते हैं, चाहे देवता के घर में, ठीक है, देवता के घर में, या हम पूजा त्योहार जब करते हैं तब, या फिर मच्छर को मारने के लिए भी अगरबत्ती के तौर पे आता है, या सिर्फ खुशबू के लिए अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती के कई आज प्रयोजन हैं, कई प्रयोजन हैं। तो ये जो अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती बनाने के लिए मटेरियल होता है, धूप दीप वगैरह, सेंट की चीज़ें, अगरू फगरू सब कुछ होते हैं, कई तरह के फ्लेवर, सॉरी, एरोमेटिक चीज़ें होती हैं, डाली जाती हैं, तो हम अगरबत्ती बनाते हैं। बांस के स्टिक्स लगाते हो तो अपने पास है, जो मटेरियल है उसका वो अपने पास कम है। मैसूर अगरबत्ती कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक, स्टिक्स कैपिटल ऑफ इंडिया मैसूर को कहते हैं। कॉस्मेटिक्स कैपिटल ऑफ इंडिया मैसूर को कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, साबुन वगैरह, इन सब के लिए वही जाना जाता है। मैं कह रहा हूं 1490 टन अगरबत्ती की खपत भारत में है। इनमें से 7,000 टन भारत लगभग आधा उत्पादन करता है। बाकी अगरबत्ती बनाने के मटेरियल्स जो हैं वह हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हम अगरबत्ती में भी क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है। अब यही चीजें सरकार ने तय किया है कि इसको रोको और हमें अब अगरबत्ती निर्माण में आत्मनिर्भर बनना है। एक्चुअली होगा क्यों नहीं, सवाल है, वहां सस्ता आता है तो हम ले लेते हैं, लेकिन अगर भारत में ही बनाएंगे थोड़ा महंगा होगा, टेक्नोलॉजी का फर्क पड़ेगा, लेकिन समय के साथ वो सस्ता हो जाएगा जब बड़े लेवल पर इसका उत्पादन होगा। तो अगरबत्ती में भी हम आत्मनिर्भर नहीं है, आधी खपत का आधा हम इंपोर्ट कर रहे थे। बेटा ये सवाल नहीं पूछेगा आपसे, पर क्या आप अपने देश के बारे में जानेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे कि किन किन चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं और किन किन चीज़ों का इंपोर्ट करते हैं, कितनी हमारे देश में किसकी खपत है, इसका पूरा इंडस्ट्री कितना है, कितने लोगों को रोजगार लग सकता है, ये तो जानना है ना। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग फीमेल ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग मेल ही नहीं ऑर्गेनाइज हो रहा है, अब महिलाओं के भी आईपीएल जो है इंडियन फीमेल आईपीएल, वो भी यूएई में ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब आइए, बैडमिंटन सेंटर विल बी डेवलप एट कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, विल डेवलप्ड 8 कोर्ट्स। बेटा उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है, जो बैडमिंटन और अन्य चीजों के लिए जाना जाता है। इसमें 8 बड़े बड़े, बड़े क्यों, जो साइज है, 8 कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स, टेनिस बैडमिंटन इन सब के लिए कोर्ट कहलाता है जहां खेला जाता है। तो बैडमिंटन कोर्ट्स, 8 कोर्ट्स वहां डेवलप किए जा रहे हैं, यानी कलिंगा स्टेडियम को बैडमिंटन, ठीक है, सेंटर के रूप में डेवलप होगा जहां पर ट्रेनिंग वगैरह होगी। 8 कोर्ट है तो ट्रेनिंग होगी, तो इस तरह से डेवलप होने जा रहा है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है, भुवनेश्वर।
बैडमिंटन सेंटर कहाँ होने जा रहा है? भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम। तो ये चीज़ है। अब आइए, मुंबई ट्रैफिक सिग्नल में अब महिलाओं की भी इमेज लगाई गई है। क्या मतलब? इसको समझिए। जेंडर इक्वलिटी बहुत सारी चीजों पर होते हैं। विदेशों में जो जेंडर इक्वलिटी आई बेटा, विदेशों में जो जेंडर इक्वलिटी आई, उसको जरा गौर फरमाइए। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है लिंग के आधार पर भेदभाव मिनिमाइज कर देना, खत्म कर देना। ठीक है ना? न स्त्री पुरुष, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। जेंडर इक्वलिटी का ये मतलब है। बहुत सारी चीजों में जेंडर इक्वलिटी की जो है बात चल रही है। मैं आपको बताऊं, जो आपका लैंगिक समानता का संदर्भ, जेंडर इक्वलिटी शब्द लैंगिक समानता का है, हर क्षेत्र में होता है। पढ़ाई लिखाई से लेकर राजनीति वगैरह सब जगह, ईच एंड एवरी सेगमेंट। तो इसको फिल्मों में भी दिखाया जाता है। तो जो हॉलीवुड की मूवी होती है, जनरली हमारे यहाँ क्या होता था एक संदर्भ में, कि क्या लड़के ही प्रेम की बात करते थे, लड़कियां कैसे कर लेंगी, लड़के ही सेक्सुअल रिलेशन के लिए आगे होते थे, लड़कियां कैसे कर लेंगी, लड़का ही जो है ऑपरेट करता था, लड़कियां नहीं करेंगी, एक सहभागी है बस वो। लेकिन फॉरेन की फिल्म में जब जेंडर इक्वलिटी की बात आई, तो लड़कियां आगे आई सेक्सुअल रिलेशंस के लिए। फिल्म में वो हीरो जैसा काम कर रही है, वो हीरो को बचाती है, बड़े बड़े ऑपरेशंस का अंजाम वो देती है, फाइटर प्लेन वो उड़ाती है, हीरो को मुसीबत, हीरो को बचा करके वो लेके आती है। रिलेशंस बनाने में भी वो ड्राइविंग करती है, वो ऑपरेट करती है। ये बताता है कि मैं किसी भी चीज में, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को वो शो करती है। और धीरे धीरे फिर भारत में भी जेंडर इक्वलिटी में शो होने लगा। वो करीना कपूर का कोई गाना है, चिपकाई ले फोटो सीने से वरना काम से गया, आध है पानी पानी सानी सानी फोटो मेरा खींच। मतलब वो क्लियर कहती है अपनी डिजायर्स को, मेरा फोटो खींचो, मेरा फोटो सीने से चिपका लो, वरना काम से गया, साला काम से गया, ऐसे बोलती है। ये क्या है? ये पूरा है। और बहुत सारी चीजें खुलकर आई, तो ये हो रहा है। तो कहने का मतलब है इक्वलिटी हर जगह होती है जेंडर इक्वलिटी के लिए। वही चीज मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो है मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल में भी जेंडर इक्वलिटी को दिखाया गया है। कैसे? तो ट्रैफिक सिग्नल कहीं भी, भारत दिल्ली कहीं भी दिखे तो क्या होता है, लाल पीली बत्ती होती है। तो देखते होंगे आप कि जहां ग्रीन होता है तो वहां देखते हैं लोगों की तस्वीर, इमेज दिखाती है लाइट में, इमेज एक इंसान का जो क्रॉस कर रहा है, या एक बच्चा और एक इंसान का दिखाता है। जनरली वो मेल का इमेज होता है, फीमेल का इमेज कहीं नहीं दिखता। कोई जरूरत भी वैसे नहीं है, पर फिर भी चलिए। तो बंबई के ट्रैफिक सिग्नल में महिलाओं के इमेज को रेड लाइट में, ग्रीन लाइट में दिखाया गया है, ग्रीन लाइट में ही दिखता है, दिखाया गया है। तो जेंडर इक्वलिटी इन ट्रैफिक सिग्नल्स में भी अब दिखता है। बात समझ में आई? क्योंकि मुंबई में तो बहुत सारी कामकाजी महिलाएं हैं, एंड इट इज मोर देन दिल्ली। दिल्ली से ज्यादा फीमेल जो है वर्क कर रही हैं मुंबई में। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस, ये ध्यान रखना है। अब आइए अगस्त 4 की बात करें हम बेटा। ये हो गया, अब 4 की बात। ठीक है? चाइना जो है न्यूजीलैंड के साथ जो एक एग्रीमेंट था, ट्रीटी थी, उसको सस्पेंड कर दिया। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन हांगकांग एंड न्यूजीलैंड। देखिए बेटा, एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है जब हमारे देश का कोई व्यक्ति जो कॉन्विक्टेड है, अपराधी है, वो किसी अन्य देश में चला गया है, तो हम उस देश को रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो उसे भेजे ना भेजे, अरेस्ट करके हमें सौंपे ना सौंपे, मर्जी उसकी। लेकिन जब हम किसी देश के साथ एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करते हैं, तो ये होता है कि परस्पर के देशों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, परस्पर के देशों का कोई भी क्रिमिनल अगर हमारे आपके देशों में छुप गया है, आपका क्रिमिनल हमारे देश में, हमारा आपके देशों में, तो हम इस एग्रीमेंट के तहत डिमांड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप उसे पकड़ के हमारे हवाले कर देंगे, हम आपके हवाले कर देंगे। तो जैसे इंग्लैंड के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, पर अन्य कई देशों के साथ है हमारा। तो इन दैट रिस्पेक्ट न्यूजीलैंड और चाइना के हांगकांग के साथ जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी, उसे चाइना ने ब्रीच किया, तोड़ दिया, कहा कि अब नहीं होगा। समझ में आई बात? ये मेरा कहना है।
अब आइए, लियोपार्ड्स सेंसस हेल्ड इन 2014 एंड नेक्स्ट इज गोइंग टू विल बी, ठीक है, पब्लिश्ड अगस्त लास्ट ऑफ 2020, 12,000 to 40,000 in 2014 लियोपार्ड्स। कहने का मतलब क्या है? बहुत सिंपल एंड सोबर। लियोपार्ड का मतलब है तेंदुआ, और तेंदुआ को उत्तराखंड में गुलदार भी कहते हैं। और जो जंगली कुत्ते होते हैं उसे ऋषिकेश में या मतलब उत्तराखंड में क्या कहते हैं? ढोल कहते हैं। जंगली कुत्ते को ढोल कहते हैं, याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर? गुलदार यानी तेंदुआ। भारत में 2000 तेंदुओं के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के आधार पर देखें तो लगभग 12,000 से 14,000 के बीच में तेंदुआ भारत में था। अभी हर 5 साल पर जानवरों की गणना होती है, तो वर्तमान में यह प्रोसेस चल रहा है। अगस्त लास्ट तक कह रहा था रिपोर्ट आ जाएगा, हो सकता है सितंबर में आए। तो तेंदुआ की संख्या बढ़नी चाहिए, यह अनुमान है। आपसे तेंदुआ की संख्या के ऊपर नहीं पूछेगा, सवाल कभी आ जाए तो ठीक है। तेंदुआ का पूछेगा, दिमाग में बाघ होगा तो आंसर गलत होगा। बाघ तो गिनती के 3,000 है, 2,900 समथिंग, और तेंदुआ 12 से 14,000 बीच में है, बढ़ेगा ही, तो याद रखिएगा। और जब उत्तराखंड का एग्जाम देंगे तो पूछेगा गुलदार क्या है? तेंदुआ को गुलदार कहते हैं। ढोल क्या है? जंगली कुत्ते को ढोल कहते हैं। ये चीज है। अब आइए बेटा, अगला जो है थर्ड पे 4 अगस्त पे, उसमें क्या है? जो बैटल टैंक होते हैं ना युद्ध में, जो हम टैंक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बनाया किसने था? इंग्लैंड ने। बैटल टैंक इंग्लैंड ने बनाया था। कहने का मतलब है जो टैंक है, पनडुब्बी बनाया था जर्मनी ने, ट्रैक्टर बनाया था रसिया ने, ठीक है। तो टैंक के संदर्भ में बात करें, एक टैंक था रशिया का जिसका नाम था T-72। हमने उस टैंक को खरीदा, उसकी टेक्नोलॉजी भी है उसके साथ, एग्रीमेंट के साथ थी, और भारत में बाकी टैंक को डेवलप किया उसके टेक्नोलॉजी से, और बाद में टेक्नोलॉजी उसने ट्रांसफर कर दिया। तो T-72 टैंक जो है, आज उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके जो हम खुद बना रहे हैं, उसे टैंक अर्जुन नाम दिया गया है। तो जो अर्जुन टैंक है वो रशिया का T-72 ही है। उसी तरह से रशिया का एक टैंक हुआ T-90, टी मतलब टैंक, टैंक 90, जो और भी नेक्स्ट वर्जन है। इसके साथ भी हमने बनाया और उसकी टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर किया गया। अब हम भारत में T-90 टैंक बनाते हैं, पर T-90 नाम ना देके अब उसका नाम हमारा क्या होता है? भीम। तो टी भीम, टैंक भीम स्वदेशी है, टैंक अर्जुन स्वदेशी है। पर ये पहले जो वर्जन था वो हम वहां से जो लिए तो वो क्या था? रशियन था। तो T-72 इज एक्चुअली अर्जुन और T-90 इज भीम। दैट इज द इंपॉर्टेंस। अब आगे आइए, नेक्स्ट, एनसीटी दिल्ली सिंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम, ठीक है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरावली रीजन, साउथ दिल्ली, ठीक है, नियर रायसीना हिल्स, ठीक है। अब ध्यान, जो लोग दिल्ली एनसीटी दिल्ली का सवाल हल करना चाहते हैं, एनसीटी दिल्ली बेस्ड एग्जाम को देखते हैं, जैसे डीएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और अरावली रेंज का जो मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट है, जिसे रायसीना हिल्स कहते हैं, जिसका रेंज हमारे साउथ दिल्ली में है, इस पर पूरा हमारा न्यू दिल्ली कैपिटल बसा है। इसके अलावे फरीदाबाद गुड़गांव वाले क्षेत्र में है। तो रायसीना हिल्स, दैट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। तो इस रायसीना हिल्स में जो दिल्ली के एरियाज में आता है, वहां एक ही क्या है? वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य है, जिसका नाम अशोला भाटी है। तो असोला भाटी वन्य जीव प्राणी, तो एनसीटी दिल्ली का एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, असोला भाटी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना। अब आइए, डेमू मतलब क्या होता है? डीजल मल्टीपल यूनिट, DEMU, डेमू। DE यानी डीजल, M फॉर मल्टीपल, U का मतलब यूनिट। ये रेलवे में एक इंजन प्रकार का है, ट्रेन चलती है डेमू। और एक है मेमू, MEN। मेमू क्या है? मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। मेन लाइन पर जो चलता है
जैसे हमने डेमू कहा, तो डेमू मतलब होता है जैसे कि पूरा का पूरा जो आपका कल्याण वाशी मुंबई का जो लोकल ट्रेन है वो डेमू हुआ। लोकल ट्रेन जो मुंबई में हुआ, जो लोकल पे चलती है, डेमू हुआ। और जैसे दिल्ली से फरीदाबाद जाते हैं, दिल्ली से मेरठ जाते हैं, दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, उसके आसपास का दिल्ली के भीतर जो रिंग पर चलती है, वो सब क्या कहलाता है? डेमू। अब जो मेन लाइन पर चल रही है इस तरह के, उसको कहते हैं मेमू, यानी मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। तो वो डीजल पे नहीं चलती, इलेक्ट्रिकल, बिजली पे चलती है। तो डेमू मेमू। रेलवे का एग्जाम दीजिएगा, एनटीपीसी का एग्जाम दीजिएगा, सवाल तो बनाएगा। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का एग्जाम दीजिएगा, गार्ड का एग्जाम दीजिएगा, सवाल क्यों नहीं बनाएगा? फॉरमैन का एग्जाम दीजिएगा, सवाल बनाएगा। जूनियर इंजीनियर का, मतलब आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, इस सवाल के लिए तैयार रहिए। अब अब हमारे सामने में है, जैसा कि हम और आप जानते हैं, कुछ चीजें हैं, उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। एनसीटी दिल्ली 209 पुलिस स्टेशन। अब बात होती है तो कुछ आंकड़े कभी कभी आते रहते हैं। हमारे एनसीटी दिल्ली यूनियन टेरिटरी दिल्ली में कुल कितने थाना, पुलिस स्टेशन यानी थाना है? तो 209 है। ये क्लियरेंस मिला। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आ सकता है। अब आइए विटामिन सी, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? विटामिन सी, इसका इंपॉर्टेंस आप भी जानते हैं। विटामिन सी को हम दो कैटेगरीज में डालते हैं, बी और सी। सोल्युबल इन वाटर, ए बी डी ई के, एबडेक, ये क्या है? नॉन सेल्युबल इन वाटर। और बी और सी में सी आ जाइए। विटामिन सी क्या है? फॉलिक एसिड का है। देखिए, यह एंटीऑक्सीडेंट। इसमें क्या होता है? जो एंटीऑक्सीडेंट है, यानी जो हमारे बॉडी में जो जहर होता है उसको मारता है, टॉक्सिक को मारता है। सर्दी खांसी से बचाता है। रक्त ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको वो रिड्यूस करता है। यूरिक एसिड को रिड्यूस करता है। जो हमारे यूरिक एसिड किडनी में जमा हो जाते हैं उसको हटाता है। रिड्यूसिंग स्वेलिंग, शरीर में जो सूजन आती है उसको कम करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, शरीर में जो अतिरिक्त आयरन है उसको एब्जॉर्ब करता है। या बॉडी में जो आयरन है तो उसको एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेगा। अगर नहीं एब्जॉर्ब करेगा, अगर विटामिन सी कमी है, तो लूज मोशन बहुत होगा, डायरिया होगा, हेडेक होगा, बहुत सारी चीजें। शार्प मेमोरी, हमारी मेमोरी को तेज करता है, यादाश्त को बढ़ाता है। ये सब गुण किसके हैं? विटामिन सी के हैं। तो विटामिन सी खाइए, कोविड से भी बचिएगा और ये सब चीजें। अब आइए 3 अगस्त की बात करें। 2020 में क्या हुआ? सावन मास पूर्णिमा, रक्षाबंधन था। राष्ट्रीय संस्कृत भाषा दिवस भी मनाई गई और अमरनाथ गुफा का कपाट भी बंद हो गया, आखिरी दर्शन। 3 अगस्त तो मालूम है, रक्षाबंधन इस बार 2020 में था। और रक्षाबंधन होता है श्रावण मास के पूर्णिमा को। ये कल्चर, संस्कृति, हिस्ट्री में पूछता है। हरियाणा के भी एग्जाम में पूछा कि कब मनाया जाता है रक्षाबंधन, तो क्या बोलेंगे? तीज कब मनाया जाता है, तो दिवाली कब मनाई जाती है। तो आपको जो इंडियन कैलेंडर है, विक्रम कैलेंडर, उसको ये याद रखना पड़ेगा। तो श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। और भारत सरकार श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन को ही सेलिब्रेट करती है नेशनल संस्कृत लैंग्वेज डे, राष्ट्रीय संस्कृत भाषा दिवस। और जो अमरनाथ गुफा में जो बर्फ के हमारे बर्फानी बाबा महादेव बनते हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा भाव, और हम लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं, तो उनके जो दर्शन के आखिरी दिन होते हैं वो यही रक्षाबंधन। उस दिन शाम को समय, मतलब दर्शन के बाद कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद कोई दर्शन नहीं, ये मतलब है। अब आइए आगे। अब हम बात करते हैं आंगनबाड़ी कर्मियों को 1 वर्षीय और 6 मास का शैक्षणिक डिप्लोमा कोर्स करना होगा अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। चूंकि अब 3 साल बच्चों को आंगनबाड़ी में रखना होगा और आंगनबाड़ी के कॉन्सेप्ट को और डेवलप करना पड़ेगा, ब्रॉड करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी के जो स्टाफ है, जो 12th पास नहीं है या 12th तक ही पढ़े हैं, 12th पास नहीं है, सॉरी, 12th तक ही पढ़े हैं, उनकी डिग्री, उनको 1 साल का एक एजुकेशनल कंसर्न डिप्लोमा कोर्स एलिमेंट्री टीचर टाइप से, देखिए, हल्का सा करना पड़ेगा, ताकि वो बच्चों को संभाल सके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिस्टम को समझ सके। और जो 12th पास्ड हैं या ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हुए हैं, और वो जो स्टाफ हैं, उनको 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स, या 6 मंथ में डिप्लोमा नहीं होता, सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाएगा एजुकेशन रिलेटेड।
तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। अब आइए, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट डिनाइड 3 लैंग्वेज पॉलिसीज, फॉर्मूला रिमेन जस्ट 2, तमिल एंड इंग्लिश। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, त्रिभाषा फार्मूला जो सदियों से चला आ रहा है, उस त्रिभाषा फार्मूला को पहले भी तमिलनाडु ने डिनाई किया और अभी भी पहले ही डिनाई कर दिया कि मैं इसे नहीं लागू करूंगा, मेरा अपना तमिल और इंग्लिश रहेगा। आई एम नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्ट एनी 3 लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। अब अगले पॉइंट पर आइए, आ भी जाएंगे तो नहीं होगा क्योंकि समय चूक गए, फिनिश्ड हो गया। तो चलिए कल हम लोग जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग 4 अगस्त का है वो और 5 अगस्त की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल के लिए, आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।